हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत, जिससे हर एक एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसके टॉप 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका पूरा दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहा है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए भारत आया वह कौन था? सबसे पहले जो अरब मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और इसी क्रम में 712 ईस्वी के अंदर सबसे पहला जो मुस्लिम शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी जो कि तुर्क निवासी था और अरबों के आक्रमण के बाद भारत में तुर्कों के आक्रमण हुए, जिसके अंतर्गत महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इसका जो पहला आक्रमण था वो सन 1001 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट है। और ये जो आक्रमण है ये पेशावर के कुछ प्रांतों पर किया गया था। महमूद गजनवी का भारत पर सबसे शक्तिशाली आक्रमण कौन सा था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महमूद गजनवी जो है इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, तो इनमें से इसका जो 16वां आक्रमण था जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था, ये आक्रमण इसका सबसे शक्तिशाली आक्रमण था और इसमें लगभग इसने 20 लाख दिनार के आसपास की संपत्ति लूटी थी। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में एक इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है, अरबी लेखक अल-बरूनी ने भारत की व्याख्या किस पुस्तक में की है? अल-बरूनी जो कि एक अरबी लेखक था और यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, इसने तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर इसने महमूद गजनवी के समय के भारत की व्याख्या अपनी पुस्तक के अंदर की है। ओके, तो आपको याद रखना है अल-बरूनी की जो पुस्तक है इसका नाम है तहकीक-ए-हिंद या फिर किताब-उल-हिंद। आत्मकथा शाहनामा किसकी रचना है? शाहनामा जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और ये आत्मकथा है फिरदौसी की। फिरदौसी ये भी महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध सन 1911 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसके अगले ही साल 1192 ईस्वी में दोबारा युद्ध हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय की वजह ये थी कि मोहम्मद गौरी के साथ जयचंद ने उसका साथ दिया था और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और धन संपत्ति लूटने के लिए आया था, इसे सबसे पहले मूलराज द्वितीय द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, मूलराज द्वितीय जो है इसने इसे 1178 ईस्वी में पराजित किया था। किसे? मोहम्मद गौरी को। और यह गुजरात के बघेल वंश का शासक था। मूलराज द्वितीय जो है यह गुजरात के बघेल वंश का शासक था और मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत की तलहटी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत जो कि आप जानते हैं कि 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक इसका काल रहा दिल्ली सल्तनत का, तो इस काल के दौरान कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो वो 5 वंश कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखो। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद खिलजी वंश आता है जो कि 1290 ईस्वी से लेकर और 1320 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। फिर आता है सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी से लेकर सन 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अंतिम जो वंश आता है, अंतिम डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो है लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर और 1526 ईस्वी तक रहा। आप जानते हैं कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसे पराजित करके और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। किसने? बाबर ने। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में गुलाम वंश की नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी वही जिसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब 1206 में हुई तो उस समय इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी भारत के दिल्ली के अंदर। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? अभी मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इतिहास का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? इतिहास का वह शासक था
कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु चौगान क्या होता है, जो एक घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए खेल खेला जाता है, जिसे हम लोग पोलो के नाम से जानते हैं। तो इस खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने से ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका दामाद, जो कि पहले इसका गुलाम हुआ करता था और बाद में इसका दामाद बना था इल्तुतमिश, यही गुलाम वंश का शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और एक्चुअल में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किस शासक के द्वारा बनवाया गया? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कंप्लीट करवाया। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। अब आपसे एग्जाम के अंदर इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो एक्चुअल में ये जो कुतुब मीनार है ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है और मीटर में इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर यानी कि 72.5 मीटर, और फिट के अंदर बात करें तो 238 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई आती है। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का शासक बना जो कि रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने गुलाम वंश की बागडोर को संभाला था इल्तुतमिश के बाद, और यह भारत की पहली महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। ओके, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की पहली महिला शासिका भी यही थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अब गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? मंगोलों द्वारा सबसे अधिक बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? सो बलबन जो था ये दिल्ली का सुल्तान बना, उससे पहले ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के यहाँ प्रधानमंत्री हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नसीरुद्दीन महमूद। नियमित सिक्के जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सो ऐसा सुल्तान जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया और नियमित रूप से सिक्के जारी किए, वो सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इसने कई नियम लाए थे। इसी के अंतर्गत एक नियम ऐसा भी था कि अगर कोई व्यापारी कम तोलता है, अर्थात तोलते वक्त अगर कोई व्यापारी बेईमानी करता है, तो उसके शरीर से उतनी ही मात्रा में मांस को काट लिया जाए। ये ऐसी प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर बसाया था? सो सिकंदर लोदी जो है, इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी और ये स्थापना की गई थी सन 1504 ईस्वी के अंदर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया? दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले स्थायी सेना का निर्माण किया। इसके अलावा सैनिकों का हुलिया, अर्थात एक तरह से आई कार्ड बोल सकते हो, उनकी आइडेंटिटी रखने का काम भी इसी ने ही किया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही शुरू की गई थी। चंगेज़ खान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? चंगेज़ खान ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज़ खान का वास्तविक नाम था तैमुजिन। ओके, आप इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लो। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको बताना होगा और वो क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से ही दिया हुआ होगा। सो चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? तैमुजिन। चंगेज़ खान एक्चुअल में जो चाइना के ऊपर वाला हिस्सा है, मंगोलिया, जहाँ पर गोबी का मरुस्थल है, वहीं के निवासी थे चंगेज़ खान। पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया? पारसियों का जो सबसे प्रमुख त्यौहार है नवरोज, इसको भारत के अंदर गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू किया गया था।
सिजदा और पैबोस एक प्रकार की सम्मान करने की पद्धति थी, जो कि जिसके अंदर सिजदा का मतलब होता था कि लेटकर प्रणाम करना, और दूसरा है ये पैबोस। पैबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के पैरों पर चूमना और उसके ताज को चूमना। तो ये प्रथा भी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली के अंदर हुआ था, जो कि यूपी के अंदर या अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है पटियाली। यहीं पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसे तृतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि हुआ करते थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया वह था मुबारक शाह खिलजी। और एक्चुअल में ये इतना पागल शासक था कि ये कई बार बिना कपड़ों के अपने दरबारियों के पास आ जाया करता था, अर्थात जहाँ दरबार सजा हुआ करता था वहाँ पर ये बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में दौड़ा करता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। और इसने स्वयं को देखो खलीफा की उपाधि दी है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। इक्तादारी प्रणाली वह थी जिसके अंदर सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था। अफ्रीकी देश मोरक्को से यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, जहाँ का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा है जिसके अंदर तत्कालीन भारतीय समाज की संपूर्ण जानकारी संग्रहित है? इब्न बतूता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो मोरक्को का निवासी था, अफ्रीकी देश मोरक्को का इब्न बतूता। तो इसने अपनी जो यात्रा का पूर्ण वृत्तांत है वो रेहला नामक पुस्तक के अंदर लिखा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत के अंदर आक्रमण किया था सन 1398 ईस्वी में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। जजिया कर एक्चुअल में गैर मुसलमानों पर अर्थात हिंदुओं पर लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को इसके अंदर छूट दी गई थी। लेकिन ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर वसूल किया था। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है? अब आप देखो, एक मुस्लिम शासक ऐसा भी हुआ है जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित किया है। वो शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के द्वारा अपने चलाए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है। स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को सिकंदर के समान कहने वाला अर्थात सिकंदर ए सानी कहकर पुकारने वाला जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दरअसल इसने भी सपना देखा था कि सिकंदर की तरह मैं भी दुनिया पर विजय हासिल करूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? भारत के अंदर उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद जब दक्षिण विजय का समय आया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी मलिक काफूर को सौंप दी थी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है और ये एक किन्नर था। मलिक काफूर जिसे कि 1000 दिनारी कहा जाता है और ये एक किन्नर था। इसे गुजरात से 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खरीदा गया था। निम्न में से भारत का तोता अर्थात तृतीय हिंद किसे कहा जाता है? मैं आपको इसका आंसर पहले ही बता चुका हूँ। भारत का तोता या तृतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कला प्रेमी था, आर्ट की बहुत ज़्यादा समझ थी इसे, इसलिए इसे मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? भारत के अंदर चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनः निर्माण किसने करवाया? देखो, कुतुब मीनार के अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसका जो कार्य पूर्ण है वो करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। फिर इसका जब पुनः निर्माण करने की बात आई अर्थात आंधी तूफान के द्वारा या फिर प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा कुतुब मीनार की कुछ क्षति हो गई थी, तो इसका दोबारा निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की गई, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित किया, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी और ये एक प्रकार का दान विभाग था जिसके द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों को मदद दी जाती थी। कौन सा था ये दान विभाग? दीवान ए खैरात, ये आप याद रखेंगे। दिल्ली का वह शासक जिसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के लिए नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। अब देखो, एक तो दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और दूसरी एक इसने और संस्था की स्थापना की थी जो कि किसके लिए था? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी जो है, इसने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी कविताएं लिखी और उसका शीर्षक अर्थात लेखक का नाम जो है वो गुलरुखी नाम से लिखा करता था। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि गुलरुखी के उपनाम से कविताएं किस मुस्लिम सुल्तान ने लिखी हैं? तो राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश और लोदी वंश जो है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक चीज़ें इसके अंदर याद रखनी होती हैं। तो सैयद वंश की स्थापना जो है वो खिचर खां के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 1526 में जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने सबसे पहले इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1526 ईस्वी में, और उस समय से ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। और ये इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। और 1526 के बाद में आप जानते हैं कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1526 ईस्वी के अंदर। और आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है। चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है तैमूर लंग, तैमुजिन, ऐशुगई या फिर खासुल खान। ये चार आपके ऑप्शन हैं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।